बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैसेस मैटर की सबसे डिफ्यूज्ड फॉर्म है। एक गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर प्लेस्ड होते हैं। गैसेस की इनडेफिनिट सी शेप होती है, उनका एक इनडेफिनिट सा वॉल्यूम होता है और इसी के कारण गैसेस में प्रेशर चेंज किया जा सकता है, टेम्परेचर चेंज किया जा सकता है और वॉल्यूम चेंज भी किया जा सकता है। गैसेस के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए हमें आइडियल गैस को समझना होगा। तो अगर हमें बिहेवियर ऑफ गैस को समझना है तो सबसे पहले हमें 1 मिनट लगा के आइडियल गैस को समझ लेना चाहिए। तो चलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस के लिए सबसे जरूरी बात है कि आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका वर्चुअली कोई वॉल्यूम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं उनको हम पॉइंट मास मान सकते हैं। तो वो जिस भी वॉल्यूम में होंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू वो एक पॉइंट मास की तरह एक्ट कर रहे होंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आइडियल गैस को लेके ये है कि जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोलिजन्स इलास्टिक होती हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है जब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। अब क्योंकि ये कोलिजन्स इलास्टिक है तो हम ये समझ पाएंगे कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो कोलिजन कर रहे हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट। अब अगर हमें बिहेवियर ऑफ गैसेस को समझना है तो हमें गैस लॉज को समझना होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं गैस लॉज को। जो आइडियल गैसेस हैं वो उनकी नेचर कोई भी हो वो गैस लॉज को फॉलो करती हैं। सबसे पहले गैस लॉ में हमें समझना पड़ेगा बॉयल्स लॉ। सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ की बात करेंगे। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी गिवन मास ऑफ द गैस के लिए जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब एक आइडियल गैस का एक गिवन मास है हमारे पास, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों को अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि पीवी जो है वो कांस्टेंट है। पीवी कांस्टेंट होने का मतलब ये भी कहा जा सकता है कि पी इनिशियल वी इनिशियल मतलब इनिशियल स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम। इनिशियल स्टेट कौन सी, देखिए टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस ऑब्जर्व हो रहा है उस गैस के ऊपर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पी इनिशियल वी इनिशियल इनिशियल सिचुएशंस पे प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल। ये बात हमें बताई बॉयल्स लॉ ने। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पीवी कांस्टेंट है या वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। ग्राफिकली हम प्रेशर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ बनाएं, प्रेशर और वॉल्यूम का, तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो बनेगा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अब यहां पे हम प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट पीवी प्रोडक्ट का भी ग्राफ बना सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है हमारे पास, तो पीवी का ग्राफ हम पी या वी
के अक्रॉस बना सकते हैं। मतलब पीवी का ग्राफ प्रेशर या वॉल्यूम के अक्रॉस देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस, और इस लाइन के अबाउट भी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। गैस लॉज में हमने सबसे पहले डिस्कस किया बॉयल्स लॉ। आगे चले, सेकंड गैस लॉ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज चार्ल्स लॉ। तो अगला गैस लॉ जो हम डिस्कस करेंगे वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक गिवन मास ऑफ द गैस के लिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमें आइडियल गैस का एक गिवन मास है हमारे पास, उस केस में वॉल्यूम ऑफ द गैस it डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और ये किस कंडीशन पे हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट की कंडीशन में। अब प्रेशर कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। सो प्रेशर कांस्टेंट यानी आइसोबैरिक प्रोसेस में गिवन मास ऑफ द गैस के लिए वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे। ये बात हमें किसने बताई, ये बात हमें चार्ल्स लॉ ने बताई। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V by T इज कांस्टेंट। इसको हम V by T इक्वल्स कांस्टेंट भी कर सकते हैं, या इनिशियल और फाइनल कंडीशंस में देखने की कोशिश करें तो VI by TI इक्वल्स VF by TF। यहाँ VI TI इनिशियल कंडीशंस पे वॉल्यूम और टेम्परेचर है, और VF TF जो है वो फाइनल कंडीशंस में वॉल्यूम और टेम्परेचर है। अब हम इसे ग्राफिकली बनाने की कोशिश करें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो अगर हम इसे ग्राफिकली बनाने की कोशिश करें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि हमें यहां से समझ में आ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि होगी प्रेशर कांस्टेंट के ऊपर। सो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन V और T की, और इसे हम V by T की टर्म्स में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा था PV के क्रॉस P और V देखा था, वैसे ही V by T का ग्राफ हम समझ सकते हैं। V by T का ग्राफ जो कि हमें यहां से दिखा, V by T का ग्राफ अक्रॉस प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ होगा ये बनेगा अक्रॉस टेम्परेचर। तो ये ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर पे एक लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उस लाइन के अबाउट प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। तो ये बात हुई चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ से आगे बढ़े तो थर्ड गैस लॉज में जो थर्ड लॉ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज गे-लुसैक्स लॉ, और इसे प्रेशर लॉ भी कहते हैं। इसे प्रेशर लॉ भी कहते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, गे-लुसैक्स लॉ या प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हमारे पास एक गिवन मास ऑफ गैस है तो उस केस में प्रेशर, क्योंकि प्रेशर लॉ है ना, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमें रिलेशन बताता है प्रेशर और टेम्परेचर का एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो प्रेशर लॉ हमें रिलेशन बता रहा है प्रेशर और टेम्परेचर का एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। तो प्रेशर लॉ हमें बता रहा है कि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये बात हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इससे भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि P by T इज कांस्टेंट। इसे भी ऐसे देखा जा सकता है कि P by T जो है वो कांस्टेंट है। इनिशियल और फाइनल टर्म्स में देखने की कोशिश करें तो PI by TI इक्वल्स PF by TF। तो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पे हमने प्रेशर और टेम्परेचर को देखा। तो अब इसे अगर हम ग्राफिकली देखें तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे फिर से डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन है
बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो जो लाइन होगी वो होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उस लाइन के अक्रॉस वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। तो ये रिलेशन बना प्रेशर और टेम्परेचर का। और अगर हम P बाई टी को अक्रॉस P और T देखें, तो अगर यहां से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि P बाई टी अक्रॉस प्रेशर और टेम्परेचर, तो वो एक लाइन आई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इस लाइन के अबाउट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सो ये जो है ये गैस लॉज हैं। और अगर हम ये तीन इंपॉर्टेंट गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसाक्स या प्रेशर लॉ। अगर हम इन तीनों लॉज को क्लब करें तो तीनों लॉज को क्लब करके हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो है PV इज इक्वल्स टू nRT। और इसे हम कैसे जानते हैं? इसे हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से। तो इसका मतलब जब हम इन तीन लॉज को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ को क्लबिंग करते हैं तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। यहां हमें इस बात का ध्यान देना है कि n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। और इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल m बाय कैपिटल MRT। अब यहाँ पे हम P, V और T को तो जानते हैं, P प्रेशर, V वॉल्यूम, टी टेम्परेचर। R क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसे रिडबर्ग्स गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है करीबन 8.31 जाउल पर मोल केल्विन। R की वैल्यू 8.31 जाउल पर मोल केल्विन। और हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अब इसे हमने स्मॉल m बाय कैपिटल M लिखा, तो यहाँ पे स्मॉल m क्या है? टोटल मास ऑफ द गैस। स्मॉल m क्या है? टोटल मास ऑफ द गैस। कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। कैपिटल M है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो R है रिडबर्ग्स गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 8.31 जूल पर मोल केल्विन या 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन। अब हम इन तीनों लॉज को इस इक्वेशन से भी डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करूं, इसी आइडियल गैस इक्वेशन में बॉयल्स लॉ जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट पे है, तो यहां पे अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूं, ठीक है। अब हमने जब भी ये तीनों लॉज किए तो हमने पहली स्टेटमेंट ये दी कि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मतलब जो गैस का मास है वो गिवन है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम प्रोसेस के दौरान, जैसे ये आइसोथर्मल प्रोसेस के पे हो रहा है, ये आइसोबैरिक पे हो रहा है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस के अंडर है, तो इन सब प्रोसेसेस के दौरान इस इनिशियल और फाइनल स्टेट के थ्रू हम जो गैस का मास है वो नहीं बदल सकते, ठीक है। वी कैन नॉट चेंज द मास ऑफ द गैस। सो मास कांस्टेंट है तो फिर n भी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि गिवन गैस का मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट ही होता है। सो यहाँ पे n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t इस केस के लिए कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे t कांस्टेंट हुआ, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो यहां से मैं ये कह पाई कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एट टेम्परेचर कांस्टेंट। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो PV कांस्टेंट होता है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये क्या, कौन सा लॉ बन गया? बॉयल्स लॉ। ये बना बॉयल्स लॉ। अब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट, ये प्रेशर कांस्टेंट हुआ, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बन जाएगा, चार्ल्स लॉ बन गया, ठीक है। देखिए दोबारा देखिए, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए तो n और r तो हम पहले ही कह चुके हैं कि कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। तो यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर।
आगे देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दें, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो n और r भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। सो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है आइडियल गैस इक्वेशन, इससे हम ये तीनों लॉज की बात कर सकते हैं या तीनों लॉज को डिड्यूस कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेल-लुजैक्स या प्रेशर लॉ। इसके अलावा बिहेवियर ऑफ गैसेस में हमें एवोगैड्रोस लॉ भी एक बार देख लेना चाहिए ताकि हम एवोगैड्रोस नंबर की बात कर सकें। सो विल आल्सो डिस्कस एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ कहता है कि एवोगैड्रो लॉ बेसिकली हमें रिलेशन बता रहा है वॉल्यूम एंड मोल्स ऑफ गैस में एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। एवोगैड्रोस लॉ कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमें वॉल्यूम और मोल्स के बीच में रिलेशन बताता है। मतलब ये लॉ ये कहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम सेम कर दें, ठीक है, कांस्टेंट कर दें, तो फिर इक्वल वॉल्यूम होगा हर गैस का, वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ही कंटेन करेगा। अगर हम गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखें तो सब गैसेस का कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसके पास नंबर ऑफ मोल्स सेम ही होंगे। हम दोबारा देखें, एक हर गैस के लिए, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वन गैस, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी गैस, कि सब गैसेस के लिए अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दें तो जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ही होंगे। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है ये कितना है? 22.4 लीटर्स। तो ये फिक्स्ड वॉल्यूम की जो हम बात कर रहे थे वो वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर्स। और ये जो नंबर है ये कितना है? 6.023 इंटू 10 पावर 23। मतलब एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैस है उस हर 22.4 लीटर्स ऑफ गैस में 6.023 इंटू 10⁻23 जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, अब इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि ये एवोगैड्रोस लॉ से डिड्यूस हुआ, इसलिए हम इस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर हम इसी आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर एवोगैड्रोस लॉ, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद हम लिख सकते हैं PV1 इज इक्वल टू N1RT1, राइट। एंड किसी दूसरी कंडीशन के लिए, फाइनल स्टेट के लिए PV2 इज इक्वल टू NTRT, क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, सेम प्रेशर और टेम्परेचर की बात की है। तो जब हम इनकी रेशियो लेंगे तो वो बन जाएगा N1/N2 इज V1/V2, राइट। सो हमारे पास यहां से बना N1/N2 इक्वल्स V1/V2 एंड दैट इज इक्वल्स टू P/RT। ठीक, P/RT के इक्वल होगा, या हम यूं भी कह सकते हैं कि N1/V1 इक्वल्स N2/V2 इक्वल्स P/RT। तो ये हमें कहां से मिला? आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, तो बेसिकली एवोगैड्रोस लॉ से हमें एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पता चलता है कि सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे हर गैस के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स ही होंगे, स्मॉल n। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एवोगैड्रोस लॉ। नाउ चलते चलते आपके लिए क्वेश्चन कि आप ये सोचेंगे कि वेपर में और गैस में, ठीक है, क्या फर्क है? वेपर में और गैस में क्या फर्क है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू।